वैलेंसी ऑफ एलिमेंट पढ़ना हमने, तो वैलेंसी पढ़ने के लिए हमें कितनी चीजों का पता होना चाहिए? नंबर 1 एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन है, एटॉमिक नंबर क्या होता है एलिमेंट्स का, एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले चलते हैं इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। सब्सटेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस प्योर, जो प्योर चीज होती है ना उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। केमिस्ट्री की रूप से, साइंस की रूप से हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? अभी मैंने बताया था सेम, एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है और जिनमें सेम काइंड के टाइप के क्या होते हैं? एटम पाए जाते हैं। एटम क्या पाए जाते हैं? एटम्स कौन से पाए जाते हैं? एक जैसे, सिमिलर एटम पाए जाते हैं। कौन से एटम पाए जाते हैं? सिमिलर एटम। और जिनको केमिकली तौर पर हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते, उनको क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। दोबारा से 4 बातें। नंबर 1 एलिमेंट्स क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, उनमें एटम सेम पाए जाते हैं और उनको हम केमिकली तौर पर उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते। डिकम्पोजिशन उनकी हम केमिकली तौर पर नहीं कर सकते। उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एलिमेंट्स कहते हैं। शाबाश। डिकम्पोजिशन से क्या मुराद है? डिकम्पोजिशन से मुराद है कि देखिए मेरी बात सुने, ये मेरे हाथ में कोई पीस ऑफ आयरन है, इसको अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, तोड़ूं, तो बताएं मेरे कितने पीस बन जाएंगे? 2। तो क्या एलिमेंट चेंज हुआ? आयरन नहीं रहा ना जी, ये तो नहीं रहा कि कुछ सोना बन गया, चांदी बन गया, उसी के टुकड़े बने ना। इसका मतलब है उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। क्लियर होगी मेरी बात? ये बात होगी। ये कहलाता है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स की खसूसियत होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे पढ़ने से पहले हम फिर दोबारा से एटॉमिक नंबर की तरफ चलेंगे। एटॉमिक नंबर, हर एटम का, हर एलिमेंट्स का एक बेटा एटॉमिक नंबर होता है। हर एटम को ना हम क्या करते हैं? एक नंबर असाइन करते हैं। क्या करते हैं? नंबर साइन। जिस तरह की मुझे बताइए, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में जो रोल नंबर है, हर बच्चे का यूनिक रोल नंबर नहीं है। इसका एक रोल नंबर है, 2 3 4 5 6 ऐसे रोल नंबर हैं। क्या किसी 2 बच्चों का एक जैसा रोल नंबर हो सकता है? अगर इसका एक रोल नंबर है तो किसी और का एक रोल नंबर होगा? नहीं, रोल नंबर एक नहीं होगा। इसी तरह से जो एटम होते हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है वो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है, उनका एक ही होगा, कोई भी होगा। लेट्स सपोज अगर सोडियम की बात की जाए, सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसका 11 ही है और किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 11 नहीं होगा। बात समझ आ रही बेटा? अब फिर क्या हुआ? फिर एटॉमिक नंबर से क्या मुराद है? एटॉमिक नंबर से मुराद है, ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया एटम का। एटम के न्यूक्लियस में बेटा कौन से 2 पार्टिकल पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रोटॉन की तादाद को नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं? कैपिटल जी से। जेड नहीं कहना, जी। ठीक हो गया? दोबारा से अगर सोडियम की बात की जाए, सोडियम के 11 इसका एटॉमिक नंबर है, तो सोडियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन बेटा कितने पाए जाते हैं? फिर 11। ये 11 सोडियम के लिए क्या हुआ? फिर एटॉमिक नंबर हुआ। अच्छा, जब एलिमेंट को उसके सैंपल से लिखते हैं, उस सैंपल के नीचे बेटा प्लीज तवज्जो से, उस सैंपल के नीचे हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और सैंपल से ऊपर लेफ्ट साइड पर टॉप पर हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक, ये जो थर्ड चीज है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किससे शो करते हैं? ए से। तो एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं जी। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद के मजमूए को एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास कहते हैं। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, द समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड
न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूट्रल एटम इज नोन एज एटॉमिक मास और मास नंबर। और इस मास नंबर को किससे शो करते हैं हम? कैपिटल ए से। अब आपके सामने मैंने ओब्लिक लगाया, अब बताइए इसमें ये आपके सामने इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं और मास नंबर भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन इनमें हल्का सा सिर्फ फर्क है, हल्का सा सिर्फ क्या फर्क है? आइए देखते बेटा यानी क्या फर्क है। देखिए बेटा, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो इसमें न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 12। कितनी होगी? 12। और बाहर किसी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उसके न्यूक्लियस में, उसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद भी उतनी ही पाई जाती है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 × 8 10, 10 और 1 11। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 11 ही है जितनी की प्रोटॉन की तादाद। भला क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम किसे कहते हैं? न्यूट्रल, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल। तो बताइए, एक पार्टिकल है प्रोटॉन, वो कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव अगर बराबर बराबर हो तो फिर उसके ऊपर कोई चार्ज होगा नहीं, वो न्यूट्रल होगा, वो एटम क्या कराएगा? तो आज से आपने ये सीख लिया, अगर कोई कहे एटम न्यूट्रल होता है, एटम क्या होता है? न्यूट्रल। तो आपने क्या जवाब देना है? कोई एटम न्यूट्रल इसलिए होता है कि उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है। अब वो कहते हैं इक्वल हो जाए तो फिर इससे फिर न्यूट्रल कैसे हो जाएगा? आप उसका जवाब ये देंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है जी? इक्वल है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, कशिश करते हैं। क्या करते हैं? कशिश करते हैं। इसलिए वो एटम क्या कहलाएगा? न्यूट्रल एटम। क्या कहलाएगा? न्यूट्रल एटम। शाबाश, न्यूट्रल एटम। उस एटम को हम न्यूट्रल एटम कहेंगे। ठीक हो गया? अब मैं किसी से पूछ लूं न्यूट्रल एटम क्या होते हैं? न्यूट्रल एटम वो एटम होता है जिसमें प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो। ये देखिए इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 11। 2 8 और 1 10, 11 होंगे। 2 8 और 1 10 और 1 11। 11 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन भी कितने हैं बेटा? 12 है। तो इट मींस इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to number of electron, then this kind of atom is known as neutral atom। ये बात क्लियर होगी? ये इसके बारे में पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं मैस नंबर के बारे में। इसमें हल्का सा फर्क है, दोनों एक ही चीजें होती हैं और कोई इसमें इश्यू नहीं। तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर इसका 17 है और इसका एटॉमिक मास 35 है। कितने? 35 है। इधर तवज्जो करें। अगर इसकी हम देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखें तो न्यूक्लियस में इसमें प्रोटॉन कितने पाए जाएंगे? शाबाश 17 और न्यूट्रॉन शाबाश 35 आंसर आना चाहिए टोटल। तो 17 में क्या ऐड करेंगे? 35 आंसर आए। 18 इसमें न्यूट्रॉन है और बाहर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि टोटल 17 है ना। 2 और 8 10 और 7 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात क्लियर होगी? अब इसमें मैस नंबर की क्या बात करें बेटा? इसका एग्जैक्ट जो मैस नंबर है ना, इसका एटॉमिक मैस इसका 35 है। लेकिन अगर आप कहें इसका मैस नंबर कितना होगा? इसका मैस नंबर होता है 35.5। 35.5 ये इसका एग्जैक्ट नंबर है। अगर कोई किसी एटम का मैस होल नंबर में हो, किसमें हो? होल नंबर, उस नंबर को हम कहते हैं एटॉमिक मैस। क्या कहते हैं? एटॉमिक मैस। अगर किसी एटम का मैस नंबर होल नंबर में आंसर ना आए तो पॉइंट्स में आंसर आए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटॉमिक मैस कहते हैं। और जो होल नंबर में आंसर है उसे मैस नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैस नंबर कहते हैं। बात क्लियर होगी? क्योंकि ये एक नंबर है, ये भी नंबर है लेकिन ये पॉइंट्स में है। ये इसको क्या कहेंगे? 35 को मैस नंबर और 35.5 को क्या कहेंगे? एटॉमिक मैस। दोनों एक ही चीजें हैं लेकिन इसके एक्चुअल ये है
क्लियर होगी बात? इसको मैथ्स नंबर क्यों कहा है? क्योंकि ये होल नंबर है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, ये एक होल नंबर है, जबकि ये 35.5 है, होल नंबर नहीं है। वो ठीक होगी बेटा। इनके होते हैं आइसोटोप्स, उन आइसोटोप के जब मैसेज के एवरेज निकाले जाते हैं तो उसके बाद जो मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो आंसर आता है मैथ्स नंबर का क्लोरीन का, वो 35.5 आता है, ना कि 35 आता है। क्योंकि हमने पूरा लिखना होता है, तो फिर हम जब हम कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, तो फिर हम 35 यानी 35 ले लेते हैं, ना कि 35.5 लेते हैं। अब क्लियर होगी मेरी बात कि मैथ्स नंबर, एटॉमिक मैथ्स और मैथ्स नंबर में क्या फर्क हुआ कि मैथ्स नंबर से मुराद वही है प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद को, लेकिन अगर कोई होल नंबर होगा तो उससे फिर हम क्या देंगे मैथ्स नंबर। अगर उसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है लेकिन पॉइंट्स में आ रहा है आंसर, तो उसको फिर हम कहेंगे मैथ्स, एटॉमिक मैथ्स क्या देंगे। क्लियर होगी? दोनों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर बहुत आसान है, चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे। एटम का स्ट्रक्चर ये है, एक एटम का स्ट्रक्चर क्या ये है। एटम के बेसिक कितने पार्टिकल होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कोई आपसे पूछ ले बेटा आपने ये बताना है, आपकी क्योंकि प्री 9th है, अभी स्टार्ट है, आपको बेसिक चीजें आपको बताई जा रही है, सिखलाई जा रही है, आपने ये बेटा नोट कर लेना है। क्लियर होगी वाली बात? चलिए ये हमने ये पढ़ ली बातें इंशाल्लाह। अब हम आगे चलते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी है तो बता दें, अभी बता दें, ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आज का क्या था? शाबाश। तो फिर वैलेंसी के इतनी चीजें पढ़ने के बाद फिर वैलेंसी पढ़ना है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी, चूंकि एटम मिलकर रहते हैं, चाहे वो एक जैसे हो या वो डिफरेंट हो, तो जब एटम आपस में मिलकर रहते हैं तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई बॉन्ड बनाएंगे। जिस तरह के देखिए ना बेटा, ये एक पॉइंटर है उसका, ये मार्कर उसका, ये बड़ा हिस्सा, ये छोटा हिस्सा कैप है, इसके दरमियान में जब ये जुड़ेगा टिक हुई है तो आवाज आई है। ये अब देखो मैं जोर लगा रहा हूँ, मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये जो मार्कर ओपन नहीं हो रहा, इट मींस ये फोर्स के जरिए से जुड़ा हुआ है। इस फोर्स को क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। आपका अगर कोई टॉय खिलौना वगैरह टूट जाए तो आप क्या करते हैं? जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? एलवी से, समन बोर्ड से, ग्लू से, है ना। इस तरह की नेचुरली तौर पर हमारे पास गम भी मौजूद है, उनसे जोड़ते हैं हम। तो वो जो जोड़ने वाली चीज है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। उसके अंदर बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी केमिकल अट्रैक्शन वाली फोर्सेस पाई जाती है, जो कि दो चीजों को फिर आपस में जोड़ कर रखती है, दो से ज्यादा चीजों। तो बॉन्ड क्या हुआ फिर? बॉन्ड बेसिकली हुआ, बॉन्ड क्या हुआ बेटा? केमिकल बॉन्ड से क्या मुराद है? केमिकल बॉन्ड कि वो केमिकल फोर्सेस जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़े रखे, उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड। समझ आइए। अब जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके दरमियान में ये एक एटम हाइड्रोजन का और दूसरा एटम किसका है? क्लोरीन का। अब अगर इनके दरमियान में देखा जाए एक बॉन्ड पाया जाता है, वो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो इस बॉन्ड के जरिए से ये दोनों एटम बेटा आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं, आपस में करीब है, ठीक है। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है? बॉन्ड कैसे बनते हैं, उसके लिए हमने ये वैलेंसी पढ़नी है। तो वैलेंसी पढ़ने के लिए जरूरी है, पता चलना चाहिए ये जो एटम आपस में मिल रहे हैं ये किसी एक खास तरतीब से मिल रहे हैं, किसी खास तरतीब से मिल रहे हैं। तो केमिकल जो रिएक्शन होता है वो जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जो एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर रिएक्शन होते हैं, उन रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जो न्यूक्लियस के टूटने या न्यूक्लियस में जुड़ने की वजह से हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ये है रिएक्शन की दो टाइप्स, न्यूक्लियर रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से रिएक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्लियर होगी बात ये। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बेसिकली होते हैं दो। हमारे इस लेवल पर कंपाउंड्स की कितनी टाइप्स होती हैं? बेसिक टाइप्स होती है हमारे पास, दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 कोवलेंट कंपाउंड। बेटा कौन से कंपाउंड? कोवलेंट कंपाउंड, कंपाउंड्स और
आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो बेटा, जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में, एनासर जिसे कहते हैं, एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो एक नई चीज बनाते हैं। उस नई बनने वाली चीज को, प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। उसमें जो रेशो होती है वो बालियाज़े मैस होती है, आपस में मिलते हैं। लेट्स सपोज उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कंपाउंड की। देखिए बेटा, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा, क्लोरीन का एटम, तो क्या बनेगा? HCl। ये इस तरह बनता है। दो एटम मिले और उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? एक नई चीज बना दी। उस नई चीज को क्या कहेंगे? कंपाउंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपाउंड। ये आइटम एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा। ये नहीं सिर्फ दो, मैं आपको सिर्फ सिंपल सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल सिंपल सी। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें जो बॉन्ड पाया जाएगा उस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें बेटा जो बॉन्ड पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। शाबाश। इसकी मजीद आगे टाइप्स हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में आपको बताएंगे। और आयनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। नेम से शो हो रहा है सारी बातें। कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट बॉन्ड, अगर आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? अब इन दो कंपाउंड्स को की एग्जांपल लेते हुए हमने वैलेंसी को समझना है। ये जो आपके सामने एटम मिल रहे हैं, ये एटम क्यों मिल रहे हैं? एटम क्यों मिल रहे हैं? क्यों मिलना चाहते हैं? हम क्यों मिलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ? इंसान आपस में एक दूसरे के साथ सुबह से शाम तक क्यों मिलते हैं? कोई ना कोई काम होता है तो मिलते हैं ना, ठीक है। तो इसी तरह एटम्स के आखिर में जो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो फिर वो मिलना चाहते हैं। तो एक मेरी बात ये नोट कर लीजिएगा, हर एटम चाहता है कि मेरे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाए, उस जैसी हो जाए, ताकि मैं मुस्तहकम हो जाऊं, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक तीसरा तरीका भी है, ये इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। यानी म्यूचुअल शेयरिंग से क्या मतलब, मैं उसकी एग्जांपल दूंगा आपको, इंशाल्लाह आपको समझ लेंगे वाली बात, ठीक है। अब चलते हैं आगे वैलेंसी की तरफ। अभी सारी बातें पढ़ने के बाद हमें वैलेंसी का मतलब बेटा अब हमें समझ आ गई। एक एटम की दूसरे एटम के साथ जो मिलने की एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसको क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होगी? वैलेंसी की डेफिनेशन, शाबाश। वैलेंसी की डेफिनेशन कैसे करेंगे हम? वैलेंसी बेसिकली इट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। इट इज अ यूनिक, नो इट इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। नहीं, इसको वैलेंसी नहीं कहते। ये तो मैंने आपके सामने सिंपल से एक सेंटेंस लिखा है कि एक एलिमेंट की जो एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, खसूसियत होती है, ठीक है, वो जो है वो वैलेंसी होती है। लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक एलिमेंट का एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उसको क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। एक खारिज करता है तो दूसरा उसको हासिल कर लेता है। तो इसको क्या कहते हैं? तो लेने और देने की जो ये सलाहियत है, इसको हम क्या कहते हैं जी? वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वैलेंसी कहते हैं इसको। शाबाश। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट है ये बेसिकली, कि आपस में जो मिल रहे हैं एलिमेंट, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, विद अनदर एलिमेंट, विद अनदर एलिमेंट्स, विद एन अदर एलिमेंट्स। बेटा बी क्वाइट, इसको कहते हैं वैलेंसी। अभी आपके सामने हमने एग्जांपल दी थी H और Cl की। ये दोनों एटम आपस में मिलते हैं। एक एटम पहला वाला, फिर एटम दूसरा, अदर एटम। दो एटम मिल रहे हैं, तो दो एटम जो मिल रहे हैं उनकी जो मिलने की जो सलाहियत होती है उसे क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? वैलेंसी कहते हैं। और वैलेंसी
जो जिस चीज पर डिपेंड करती है, रिलाय करती है, वैलेंसी जिस चीज पर डिपेंड करती है वो है नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल ऑफ एन एटम। एक एटम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, उसके ऊपर वैलेंसी डिपेंड करती है, उसके ऊपर वैलेंसी डिपेंड करती है। आइए चलते हैं, इसको एग्जांपल से लेते हैं। वैलेंसी की डेफिनेशन होगी, ठीक है? क्या वैलेंसी की डेफिनेशन है? इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद एन अदर एलिमेंट, या एलिमेंट आपस में कैसे मिलते हैं? डेफिनेटली बेटा होता ही है। अब देखें, इसके लिए आपको जो पहले पढ़ाया गया था वो आप लोगों ने नोट करनी है वाली बात। अब आपने ये वाली बात नोट करनी है जी। ये जो हमने एग्जांपल ली है HCl, ये क्या है? ये कोवलेंट कंपाउंड है। ये क्या चीज है? कोवलेंट कंपाउंड है। पहले हम कोवलेंट कंपाउंड की बात कर लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड अभी मैंने आपके सामने कंपाउंड की दो टाइप्स लिखी थी, उसमें से हमने कोवलेंट कंपाउंड को पहले लिया। इसके हवाले से देखते हैं वैलेंसी की क्या डेफिनेशन है। तो HCl उसकी सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 17। इनके मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर लिखे थे, दोबारा लिखते हैं जी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और क्लोरीन के ये इसका न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7 है। अभी मैंने आपके सामने एक बात लिखी थी, वो क्या रखी थी आपके सामने बात आपको बताया जाए कि हर एटम चाहता है कि मेरे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है? इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 है। अब ये चाहता है मेरे आखिरी शेल में 7 की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और ये चाहता है मेरे आखिरी शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो। पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। डुप्लेट रूल हम इख्तियार कर लें, बाकी 116 एलिमेंट जाते हैं हमारे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? 8 इलेक्ट्रॉन। ये चाहते हैं मेरे आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, और ये चाहते हैं मेरे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब क्या होगा? अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको देगा ना इससे लेगा, तो ये आपस में करेंगे म्यूचुअल शेयरिंग। क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है? कोवलेंट कंपाउंड में बेसिकली जो कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं उनमें जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। किससे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है बेटा? शाबाश। म्यूचुअल शेयरिंग एक होती है शेयरिंग, सिंपल शेयरिंग। लेट्स सपोज 2 बच्चे हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, इन्होंने कोई रिसेस में कोई चीज खानी है। अब एक के पास अगर 50 रुपीज है और एक के पास कोई रुपीज नहीं है, कोई भी पैसे नहीं है, तो ये दोनों मिलकर क्या चीज खा लेंगे? नहीं। ठीक है ना? म्यूचुअल ये शेयरिंग है। अगर ये इनमें इत्तेफाक होगा, अगर ये कहेंगे चल मेरे दोस्त है मैं आज इसको चीज खिला देता हूँ, कोई इशू नहीं, फिर तो ठीक है बात। ये है शेयरिंग, ये है शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि जितने पैसे, हाँ जी, जितने पैसे इस एटम ने डालने इतने पैसे इस एटम ने। तो यहाँ पर भी वही कानून जो है वो फॉलो हो रहा है कि अगर इसके पास 50 रुपीज है तो इसके पास भी अगर 50 रुपीज होंगे, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 100 रुपीज। 100 रुपीज की कोई चीज लेके खा लेंगे और हाफ खाएंगे। दिखाएंगे हाफ। तो ये क्या हो गया? म्यूचुअल शेयरिंग। इसी तरह बिजनेस भी इसी तरह चलते हैं, म्यूचुअल बिजनेस होते हैं। ठीक है? तो अब ना ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है ना ये 7 इलेक्ट्रॉन देता है, तो अब ये क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 17। लेकिन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। वेरी गुड। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं, बताया था ना मैंने आपको। तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करने के 2 तरीके हैं। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं? 2 मेथड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 डॉट, नंबर 2 डॉट, ठीक है, और क्रॉस। डॉट एंड क्रॉस।
इलेक्ट्रॉन को जब आप पेपर पर या व्हाइट बोर्ड पर आपने रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो आप उसको कैसे शो करेंगे? डॉट से और क्रॉस से। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लगाया। एक एलिमेंट के एटम को मैंने किससे शो किया? डॉट से। और दूसरे एलिमेंट के एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उनको मैंने किससे शो किया? क्रॉस से। अब मुझे बताइए बेटा, प्लीज तवज्जो करें, पी इधर देखिए बेटा प्लीज। अब एक यूं समझो, 1 रुपया हाइड्रोजन के पास है और 7 रुपए किसके पास है? क्लोरीन के पास। लेकिन 7 रुपए तो नहीं मिलाएगा ये। अब क्या होगा कि ये भी कहेगा मैं भी फिर 1 ही रुपया मिला, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका होगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसका होगा क्लोरीन का। बाकी इसके 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मिलकर क्या बना देंगे? एक बॉन्ड। क्या बना देंगे? बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब बॉन्ड पेयर कैसे बना? 2 इलेक्ट्रॉन से। किससे बना? 2 इलेक्ट्रॉन से। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन से बना? कोई आपसे पूछे अगर बॉन्ड पेयर क्या है, बॉन्ड, तो आपने कहना है कि बॉन्ड पेयर बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। और दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? डिफरेंट एटम के होते हैं। अगर एक एटम का 1 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे एटम का भी 1 इलेक्ट्रॉन है, उनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा, जो फोर्स बनेगी, उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब मुझे बताइए, जरा तवज्जो करें। अब हाइड्रोजन के पास पहले 1 इलेक्ट्रॉन था अपना, अब इसके पास टोटल म्यूचुअल शेयरिंग की, तो ये बॉन्ड डेवलप हो गया। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एक बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इस रस्सी के अंदर ये जो मैंने आपके सामने लाइन लगाई है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 2। जबकि क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे अपने? 7। अब 6 ये और 2 ये बॉन्ड पेयर वाले, इनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये कितने हो गए बेटा टोटल? 1। तो ये जो मेरी बात थी कि हर एटम चाहता है कि मेरे रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन हो, सिवाय दो एलिमेंट के, एक हाइड्रोजन और हीलियम के। हीलियम के ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो किसी के साथ म्यूचुअल शेयर करके इस तरह वो जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ये बात क्लियर हुई है मेरी? तो इनके अब वैलेंसी, इस पे वैलेंसी किधर है? इधर वैलेंसी का कांसेप्ट किधर है? वैलेंसी का कांसेप्ट इधर नहीं, वो तो कोवेलेंट कंपाउंड का था कि एक एटम, देखो इसमें जितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, जितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, HCl में, ये दोबारा मैं लिख रहा हूं बेटा आपके लिए, H और ये बॉन्ड, ये Cl, ये कंपाउंड है, पूरा कोवेलेंट कंपाउंड है। इसमें बेटा जितने बॉन्ड पेयर स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे, उस दूसरे एलिमेंट की जो एटम की वैलेंसी है वो उतनी होगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -1 या 1 कह रहे हैं आप, माइनस को छोड़िए, यहां पर माइनस का जिक्र नहीं करते। या फिर आप उसमें देखेंगे उस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने हैं? क्या जी? हाइड्रोजन। इस पूरे HCl में हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 1। जो सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं 1। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन 1 है, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। समझ आई? अब मैं आपके सामने 3 एग्जांपल और रखता हूं, आप जल्दी से मुझे बताएं कि उनकी वैलेंसी क्या क्या होगी। चले आइए, चले। नंबर 1 ये तो हमने पढ़ लिया, HCl में कितने हाइड्रोजन है? 1। तो फिर इस हाइड्रोजन के साथ जो एटम जुड़ा हुआ है जिसको क्लोरीन कहते हैं, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? 1। कितनी हुई? 1। अब मैं दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज तवज्जो करें। H2O पानी, वाटर जिसे कहते हैं, H2O, ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। शाबाश, क्लियर? इस तरह हम इसके जो केमिकल फार्मूलाज हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, उनसे हम उनकी तादाद को बता सकते हैं, उसकी वैलेंसी को बता सकते हैं जो एटम उसके साथ अटैच है। नंबर 3 अमोनिया गैस, NH3, NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3। और तो फिर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। और नंबर 4 एग्जांपल देखिएगा प्लीज। हमारे पास क्या? CH4। क्या एग्जांपल है? CH4 मीथेन गैस। क्या जी? मीथेन गैस। क्या? मीथेन गैस।
तो मीथेन गैस CH4 में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। तो कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो फिर कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी? 4। इट मींस कि अगर आपको कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले दिए जाएं, लेकिन वो कंपाउंड कौन से हो? कोवेलेंट कंपाउंड हो। कौन से कंपाउंड हो? तो आप आसानी से सिंपल आसानी से उनके फार्मूलास को देखते हुए अगर हाइड्रोजन की तादाद को काउंट करके दूसरा जो एलिमेंट का एटम उसके साथ अटैच है, बॉन्ड बनाया हुआ है, उसमें आप बता सकते हैं कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होगी, ऑक्सीजन की इसमें 2 होगी, NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होगी और CH4 में कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। ये किससे बता दिया आपने? उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले से। और ये जो फार्मूला है जो मैंने ब्रैकेट में ये फार्मूला कौन सा होता है? ये फार्मूला होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूले से आप क्या बताएंगे? आप बॉन्ड की तादाद बताएंगे। किसकी तादाद बताएंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। अब HCl में कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 1। तो इट मींस कि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? 1। बॉन्ड के लिहाज से भी क्लोरीन की वैलेंसी 1 है और हाइड्रोजन एटम की तादाद से भी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1 है। क्लियर होगी बात मेरी? तो अगर आप कहें कि सर H2O में पानी में, इसका मतलब है पानी में कितने बॉन्ड होने चाहिए फिर? 2। वेरी गुड। और NH3 में 3। CH4 में 4। जरा मैं आपको स्केच सा ना बना दूं इसका जल्दी इसकी फार्मूले, इसको ये कैसे बनते हैं केमिकल फार्मूला ये बाद में देखेंगे, लेकिन इसका स्केच देखें। HCl में 1 बॉन्ड है। H2O के फार्मूलाज में, स्ट्रक्चर फार्मूले में हमारे पास बेटा ऐसे करके 2 बॉन्ड है। ये देखिए कितने बॉन्ड बने? 2। और अमोनिया में 3। ये देखें 3। और CH4 मीथेन गैस में 4 कार्बन और इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आपने HH लगा देने हैं। तो अब आप देखें जरा गौर से, 1 बॉन्ड क्लोरीन की वैलेंसी 1, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर 3 बॉन्ड बना रहा है सिंगल, तो 3 वैलेंसी। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? सॉरी, कार्बन की वैलेंसी 4। क्यों? क्योंकि इसके साथ कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4 बॉन्ड पेयर हैं। और यहां से आपको हाइड्रोजन की तादाद भी नजर आ रही है। यानी स्ट्रक्चरल फार्मूले से अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें कोवेलेंट कंपाउंड का, उससे हम दोनों तरह से बता सकते हैं कि उस दूसरे एटम की वैलेंसी कितनी होगी, उसके बॉन्ड के लिहाज से भी और हाइड्रोजन के लिहाज से भी। लेकिन अगर फार्मूला बंद हो, उस फार्मूले को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो मैंने आपके सामने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, तो इससे हम क्या बता सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम की लिहाज से हम दूसरे एटम की वैलेंसी को वैलेंसी का पता चला सकते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी। मेरे पास समझ आइए? ये किसके बारे में था? कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। अब आगे चलते हैं आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। 5 मिनट और है बेटा, जरा तवज्जो करें। आयनिक कंपाउंड के लिहाज से वैलेंसी की डेफिनेशन देखते हैं जी। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या है? तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिहाज से मैं दोबारा रिपीट कर लेते हैं, जरा प्लीज जरा बताइएगा मुझे। कोवेलेंट कंपाउंड के लिहाज से मुझे जरा बताइएगा कि कोवेलेंट कंपाउंड के लिहाज से वैलेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, हम वैलेंसी को डिफाइन करेंगे अगर किसी मॉलिक्यूल में, कोवेलेंट कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम की तादाद, हाइड्रोजन एटम की तादाद या बॉन्ड की तादाद, या जितनी हाइड्रोजन एटम की तादाद होगी या बॉन्ड की तादाद होगी, दूसरे एटम की वैलेंसी उतनी ही होगी। ये वैलेंसी की डेफिनेशन, ये वैलेंसी की डेफिनेशन है। समझ आई मेरी बात? अब हमने बात करनी है हमारा दूसरा कंपाउंड कौन सा है? आयोनिक कंपाउंड। बस 5 मिनट बेटा और। आयोनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अभी मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। देखिए आप भूल गए मेरे ख्याल में, आयनिक बॉन्ड। और मैंने आपको अलग से बॉन्ड भी बताया था। बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? बॉन्ड एक केमिकल फोर्स है जिसके जरिए से 2 या 2 से ज्यादा एटम जुड़े हुए हैं। ऐसी बात थी? तो वो ऐसा बॉन्ड जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, वो बॉन्ड जो है ना, वो बॉन्ड किस कंपाउंड में पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड में पाया जाता है। आप यहाँ से आयनिक बॉन्ड बनने का तरीका भी सीखेंगे कैसे है। आयनिक बॉन्ड बनने का
तरीका भी सीखेंगे। तो आइए चलते हैं, इसके लिए जो हम एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे सोडियम क्लोराइड। किसकी लेंगे बेटा? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं जी। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? शाबाश, NaCl। ये जो आप डेली नमक खाते हैं, सॉल्ट लेते हैं अपने फूड में, ये क्या होता है? घर में पड़ा है ना, नमक पड़ा है स्पेल कर, वो क्या है? वो सोडियम क्लोराइड है। वो क्या चीज है? सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या? Na। तो Na एक सोडियम का एटम और एक, 2 मिनट और सब्र कर लें, एक क्लोरीन का, एक सोडियम का एटम और एक क्लोरीन का एटम है। तो ये दोनों एटम मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। बनाते हैं नहीं बनाते? ये बनाते हैं। इसको खुरदरी नमक भी आप अपने जुबान में टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। क्या करते हैं? टेबल सॉल्ट। इसको टेबल सॉल्ट क्यों कहते हैं? जरा जल्दी से बताएं, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि जब बेटा हम जब खाना खाते हैं ना, ठीक है, तो टेबल पर अगर बैठकर हम खाना खाएंगे तो टेबल पर मेहमान आ जाए तो टेबल पर हम उनके आगे नमक नहीं रखते, ठीक है, नमकदानी रखते हैं, इसलिए जो उसको टेबल पर रखते हैं इसलिए इसको कहते हैं टेबल सॉल्ट। इसी तरह अगर चीनी को रखेंगे उसे कहेंगे टेबल शुगर। टेबल शुगर, क्लियर वाली बात? बोले ना, बातों को सुने, नहीं समझ आ रही सवाल पूछे, अगर नहीं समझ रहे सवाल पूछे, वरना इधर तवज्जो करें। आइए चलते हैं बेटा, इस NaCl के अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। तो ये किस तरह बॉन्ड बना, ये देखें सोडियम का। इसके लिए हमें क्या पता चलना चाहिए? सबसे पहले मैंने आपको शुरू में बताया था, इस लेक्चर के शुरू में बताया था कि हमें सोडियम का भी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और हमें क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर का। तो फिर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? शाबाश, 11 और क्लोरीन का 17। मैंने भी बार बार लिखा था, फिर अरेंज किया था, फिर आप लोग जो याद नहीं रखते। इट मींस ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं, बाहर उसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उतने ही होते हैं। यानी इसके 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। क्लोरीन की बात करें जी, ये न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब जरा देखें, कहानी देखें जरा, कहानी इधर आए, कहानी की तरफ आए। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है? और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब ये मिलना चाहते हैं, अब ये मिलना चाहते हैं, ठीक हो गया। लेकिन सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्लोरीन कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। वो कहेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन कैसे मिल जाएगा? ये बिल्कुल उसी तरह केस है जिस तरह के 2 बंदे हैं क़यामत वाले दिन, ठीक है, एक के पास बहुत ज्यादा नेकी है, एक नेकी सिर्फ काम है, और एक के पास सिर्फ एक नेकी है और उसके पास नौज़बिल्लाह गुनाह बहुत ज्यादा है। वो कहेगा मेरा तो ठिकाना जहन्नुम में ही है। सोडियम कहेगा मैंने तो जाना ही जहन्नुम में है। तो क्लोरीन अल्लाह ताला के पास जाएंगे, वो कहेगा तेरे पास एक नेकी का, मैं अल्लाह फरमाएंगे, वो कहेगा एक नेकी लेकर आए, अल्लाह पाक फरमाएंगे एक नेकी लेकर आओ। क्लोरीन दौड़ता हुआ जाएगा मैशर में, ठीक है। वो जब सोडियम के पास जाएगा, सोडियम को कहेगा कि भाई आपके पास एक, मुझे आप नेकी दे दे। तो सोडियम कहेगा चलो मैं आपको नेकी दे देता हूँ क्योंकि मैंने तो जान ही नाउज़ुबिल्लाह जहन्नुम में है, मैं दे दूंगा तो फिर भी मैंने जहन्नुम में जाना, अगर मैं ना दूं फिर भी मैंने जहन्नुम में, क्योंकि मेरी तो बुराइयां ज्यादा है नाउज़ुबिल्लाह। तो फिर सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसके आखिरी शेल में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और फिर सोडियम जब जाएगा अल्लाह ताला के पास तो फिर अल्लाह ताला कहेगा, सॉरी क्लोरीन, तो क्लोरीन से अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुझे किसने आज एक नेकी दे दी है, उसको भी लेकर आ। तो ये दौड़ता हो फिर दोबारा से सोडियम के पास जाएगा, सोडियम को लेकर अल्लाह ताला के हुजूर में हाजिर होगा और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा सोडियम से, क्या तू आज मुझसे ज्यादा सगी है? क्या कोई मुझसे ज्यादा सगी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे चलो फिर ऐसे ही है कि मैंने अपनी बख्शिश से तुझे भी जो है बख्श दिया, तू ऐसा कर सोडियम, तू क्लोरीन के साथ मिलकर रह जन्नत के अंदर, क्योंकि वहां पर भी जिस तरह यहां पर हम रहते हैं वहां पर भी हम मिलकर ही रहेंगे। तो फिर ये दोनों मिलकर रहेंगे। किस हालत में रहेंगे? NaCl। ऐसे अलग अलग नहीं रहेंगे कि सोडियम अलग है, ये क्लोरीन अलग है, ये एक ही घर में रहेंगे, NaCl। अब ये इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये किस तरह बनेगा? आइए चलते हैं। सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा बेटा? खारिज कर देगा।
ठीक है, लूज कर देगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन उस एटम को, उस इलेक्ट्रॉन को सॉरी हासिल करेगा, क्या करेगा और क्या बना देगा, क्लोराइड आयन, क्या बना देगा, क्लोराइड आयन बना देगा। ठीक हो गया बेटा, क्लोराइड आयन बना देगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा। अब तीसरे स्टेप में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ये आयन क्या कहलाता है, पॉजिटिव आयन, कैटायन। ये आयन कौन सा कहलाता है, एनायन। तो ये दोनों आयन मिलेंगे, आपको मैंने बताया हुआ है कि ऑपोजिट चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना बेटा, मिलेंगे ना। तो ये दोनों चार्ज मिलेंगे तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे तो क्या बना देंगे, NaCl। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर बॉन्ड किधर बनाया आपने, बॉन्ड पेयर किधर बनाया। जब बेटा हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड। और फिर बॉन्ड पेयर को, जो बनने वाला बॉन्ड होगा उसको हम पेपर पर या व्हाइट बोर्ड पर हम उसको शो नहीं कर सकते। उसके लिए हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को शो करते हैं। ये कैटायन और ये एनायन बना। क्लियर होगी बात। अब बताइए इसके पास भी आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, और इसके पास भी 8 हो गए। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मुकम्मल तौर पर दिया, और उसने मुकम्मल तौर पर एक इलेक्ट्रॉन कबूल कर लिया क्लोरीन ने, तो वो क्लोराइड आयन बन गया। फिर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों आयन मिलकर उन्होंने क्या बना दिया, NaCl बना दिया। तो इसका मतलब है दोनों का गुजारा हो गया। शुरू में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, आखिरी शेल में 1। जब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये शेल भी खत्म। और क्लोरीन के पास शुरू में कितने इलेक्ट्रॉन थे, आखिरी शेल में 7। तो 7 जमा 1 कितने हो गए, 8। तो इसके आखिरी शेल में 8, इसके भी इस तरह 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। लेकिन ये अलग अलग नहीं रह सकते, ये मिलकर रहेंगे। ये क्या रहेंगे, क्यों, क्योंकि जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कशिश करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कशिश करेगा। तो इसलिए फिर NaCl इकट्ठा इस तरह बन, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। तो इसका मतलब है अब वैलेंसी की डेफिनेशन हमने करनी है आयनिक बॉन्ड के लिहाज से। तो क्या डेफिनेशन हुई कि एक एटम अपने वैलेंस शेल से जितने इलेक्ट्रॉन दे देगा उसकी वैलेंसी उतनी है। क्लोरीन, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 1, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1। क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन कबूल किए, 1। तो सॉरी क्लोरीन, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, -1, क्योंकि इसने हासिल किए इसलिए इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो एटम आयन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, आयन में। और ये क्लोरीन है, ये इसने इलेक्ट्रॉन कबूल किया इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस। क्लियर होगी बात। तो इस तरह इन दोनों के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरह स्टेबल हो गए। तो फिर दोबारा से दोहराते चले, आयनिक कंपाउंड के लिहाज से वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर कोई एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन देगा या कोई दूसरा एटम जितने इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा उसके कबूल करने या हासिल करने, ठीक है, जितने भी हासिल करेगा वो इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहेंगे, वैलेंसी। क्लियर होगी बात। ठीक है जी, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाह।